जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं और 12 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म्स को फिलअप करने की। दोस्तों, इसी सीरीज़ में मैंने 3 वीडियो पहले भी बनाए हैं, जिसमें एक में उसकी बेसिक जानकारी, दूसरे में फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है और तीसरे में उस भर्ती से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर करने की कोशिश की थी। दोस्तों, उसी सीरीज़ में ये चौथा वीडियो है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि उसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस क्या आएगा और उसकी तैयारी कैसे की जाए, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम में आएंगे, उनका सिलेबस क्या क्या है और उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं इसमें मेनली 3 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे, प्लस साथ में कुछ हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सैनिकों से जुड़ी सारी खबरें आपके मोबाइल हैंडसेट तक पहुंचे सबसे पहले, तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। दोस्तों, इसमें इंग्लिश का जो पेपर है उसके अंदर ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, एरर स्पॉटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज मेकिंग, जंबल वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस फार्मिंग, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास 5 से लेकर के क्लास 7 तक की जो भी आपके जो रीजनल बोर्ड हैं या जो सीबीएसई बोर्ड है, उनकी आप अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लस अगर आप मार्केट से कोई ग्रामर की बुक लेके आप उससे तैयारी करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो इसमें ज़्यादातर ग्रामर का पार्ट है वो इसमें सॉल्व किया जाएगा, और आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि किस टाइप के इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, मशीन इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, फ्लोर पजल, शेड्यूलिंग, वर्बल रीजनिंग, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, अरेंजमेंट एंड पैटर्न, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन इनका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो काफ़ी हार्ड नहीं होगा, इजी होगा। तो अगर आप अगर आप जो अगर बैंक क्लर्क का जो एग्ज़ाम देते हैं उसके अंदर जो रीजनिंग आती है तो उससे उसका लेवल कम होगा। तो इसी रीजनिंग की तैयारी के लिए आप जो भी मार्केट में जो नॉर्मल रीजनिंग की किताब है आप उसको परचेज कर सकते हैं। जो सिंपल रीजनिंग की किताब होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड रीजनिंग जैसे जो पीओ और जो क्लर्क की रीजनिंग है वो उस लेवल तक का रीजनिंग नहीं आएगा। तो इसमें रीजनिंग वो काफ़ी ईजी आएगा। तो आने वाली स्लाइड में हम रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि रीजनिंग किस टाइप की आएगी। दोस्तों, बात करते हैं मैथ्स की। तो इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोला जाता है। तो इसके अंदर रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, मिक्सचर, स्टोक्स, परसेंटेज, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैथ्स की तैयारी के लिए भी मैं वही बताना चाहूँगा कि आप जो भी सीबीएसई या अदर बोर्ड की जो क्लास 5 से क्लास 7 या 8 तक की जो भी बुक्स हैं, अगर आप उसका जो मैथ्स अगर सॉल्व करेंगे आने वाले 1 डेढ़ महीने में, तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो मैंने ये जो आपको टॉपिक्स बताए हैं, आप इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको मैथ में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अभी हम देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे फ्रेम हो सकते हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि इंग्लिश में आपसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कुछ अभी प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन बनाए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये क्वेश्चन है, इसमें है सेलेक्ट द ओड सेंटेंस पैटर्न फ्रॉम फॉलोइंग। तो इसमें आपको जैसे 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें से बताया जाएगा कि सबसे अलग कौन सा है, ओड वन आउट जिसको हम बोलते हैं, कि जो भी सबसे अलग सेंटेंस है उसको आप हटाइए। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि ही एट द केक, सी संग ए सॉन्ग, आई रोट ए लेटर, ये तीनों क्या है, पास्ट सेंटेंस हैं। तो इसमें क्या है कि भूतकाल की बातें बताई गई हैं, लेकिन जो बी है वो है दिस शू इज़ लार्ज, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो इस तरह आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि चारों में से कि कौन सा जो पूरे ग्रुप में से अलग है। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए दिया गया है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो इसमें जो सेंटेंस दिया गया है वो देखिए, दिस टेम्पल इज़ द बिगेस्ट इन इंडिया। तो बिगेस्ट का मतलब है कि सबसे बड़ा टेम्पल। तो अगर आप बाकी के ऑप्शन देखें तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ए है, दिस टेम्पल इज़ एज बिग एज दैट टेम्पल, यानी कि इसमें कंपेयर किया गया, यानी कि सबसे बड़ा इसमें नहीं निकल के आ रहा है। दूसरा, दिस टेम्पल इज़ वेरी बिग, लेकिन कितना बिग है ये भी नहीं पता। और ये डी देखिए, वेरी फ्यू टेम्पल आर एज बिग एज दिस टेम्पल, यानी कि कुछ एक टेम्पल हैं जो इतने बड़े हैं। तो इन सब में जो कि बिगेस्ट का जो पॉजिटिव फॉर्म नहीं निकल के आ रहा है, तो आप अगर बी तो देखेंगे तो इसमें
आपको दिखाई देगा नो अदर टेम्पल इन इंडिया इज़ एज बिग एज दिस टेम्पल, यानी कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा दूसरा टेम्पल नहीं है जो इतना बड़ा हो। तो जो इसका ट्रू मीनिंग है वो इसका बी में निकल के आता है, तो इसलिए बी इसका जो करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश के जो पेपर होगा उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट एंटोनियम्स फ्रॉम द अंडरलाइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। देखिए इसमें एंटोनियम्स यानी कि विपरीत शब्द आपको ढूंढना है। तो इसमें देखिए हिज वेज ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ यूनिक। तो देखिए यूनिक को अंडरलाइन कर रखा है। यूनिक का मतलब कि बहुत ही रेयर, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला, उसको यूनिक बोलते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट आप देखिए इसमें ये कॉमन, कंपेरेबल, इंडिफरेंस, रॉन्ग। कॉमन का मतलब आसानी से मिलने वाला, हर जगह उपलब्ध होने वाला। तो जो यूनिक है उसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो कॉमन होगा। इसी को हम एंटोनियम बोलते हैं। सिनोनिम्स यानी समानार्थी और एंटोनियम्स यानी कि विपरीतार्थी। तो इसका जो विपरीतार्थी है वो, इसका जो मोस्ट सुटेबल विपरीतार्थी है वो ऑप्शन ए होगा, कॉमन। तो इसी तरह आपको समानार्थी शब्द और जो विपरीतार्थी शब्द वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा कि बहुत ही हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिंपल ही पूछे जाएंगे। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है ग्रामर का और इंग्लिश का तो ईजिली आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह एक कॉम्प्रीहेंशन देखते हैं। इसमें देखिए ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंस। तो इसमें एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है कि जो पूरी दुनिया है वो एक स्टेज है और जो आदमी और औरत हैं वो एक कलाकार की तरह हैं और उनका अपना आना और जाना होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आना और जाना से क्या मतलब है। तो आना और जाना से मतलब लव एंड रिटर्न है, लाइफ एंड लव है, बर्थ एंड डेथ है, ड्रीम एंड रियलिटी है। तो इसमें आने और जाने से मतलब है बर्थ और डेथ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल। तो डैश पुअर ऑलवेज वर्क हार्ड। तो जैसे कि अगर आपने थोड़ा बहुत आर्टिकल पढ़ा है तो आपको पता होगा जो ए और एन है ये वोवल्स, जो भी जिस भी वर्ड का जो साउंड वोवल होता है उससे पहले इनको यूज़ किया जाता है। बट पुअर ना तो वोवल है ना इसका साउंड वोवल है, तो इसमें इसलिए पुअर के पहले दा आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश में देखने को, तो आपको जो आर्टिकल्स हैं, वर्ब हैं, नाउन्स हैं और एडजेक्टिव हैं उनमें से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के एग्ज़ाम की। तो रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन को थोड़ा पॉज करके इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। तो जैसे कि नंबर सीरीज़ दी गई है, इसमें आपको नेक्स्ट फिगर बताना है क्या है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये -6 हो रहा है, 58 -6 52, फिर -6 46, उसके बाद नेक्स्ट -40, फिर -34। तो इसके अगला जो 34 का जो -6 हम करेंगे तो 28। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के सिंपल नंबर सीरीज़ आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सेकंड, इसको भी आप एक बार पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे अगर इसको हम पीछे से काउंट करें, मतलब लास्ट से काउंट करें, तो ए और बी को हटाकर उसके बाद ये ABCD कंटिन्यू है। जैसे CDE, उसके बाद में डैश है, तो CDE के बाद FGH। जो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं वो मोस्ट सुटेबल है क्योंकि CDE FGH, उसके बाद IJKLMNOPQ। तो ये एक पूरी सीरीज़ है, उल्टी ABCD लिखी हुई है। तो इसी तरह से अगर आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इसको हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों से भी रिलेट कर सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद कुछ फिगर्स वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर फिगर में देख रहे होंगे कि यह क्लॉकवाइज जो घड़ी की सुई की तरह घूम रही है। जैसे जो फर्स्ट जो एरो है वो 12 बजे की लाइन में, फिर 1:30 बजे की लाइन में, उसके बाद 3 बजे की लाइन में, फिर 4:30 बजे की लाइन में, फिर 6 बजे की लाइन में, फिर 7:30 बजे की लाइन में। तो अभी जो नंबर इसका वो 9 बजे की लाइन में। तो जो आपकी 9 बजे की लाइन में जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, क्योंकि डी में भी है लेकिन डी में जो एरो के जो दोनों तरफ मुंह है, बट जो ऊपर हम सीरीज देख रहे हैं उसमें एरो का एक तरफ ही मुंह है। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जो बी होगा। तो इसी तरह आपको जो फिगर्स आपको दिखाई दे सकती हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती हैं। तो आपको उनको रिलेट करके देखना है कि किस टाइप का वो फिगर है और जो नेक्स्ट आने वाली फिगर क्या होगी। तो ऊपर की फिगर को स्टडी करके आपको बताना है कि जो लास्ट वाली फिगर है वो क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है।
इसके बाद हम देखते हैं कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स, यानी कि ये वही ऑड वन आउट का एग्जांपल है कि इसमें जो कौन सा वर्ड है जो बाकी के वर्ड से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। काउच, काउच का मतलब होता है सोफ़ा। उसके बाद में रग, रग का मतलब होता है गलीचा या कालीन। उसके बाद टेबल और चेयर आप जानते ही हैं। तो इनमें आप देखिए कि जो ये ए, सी और डी, यानी कि काउच, टेबल और चेयर हैं, तीनों फर्नीचर से बनी हुई होती हैं। बट जो गलीचा है या कालीन है वो केवल कपड़े की बनी होती है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सबसे अलग है, क्योंकि इसमें फर्नीचर का यूज नहीं होता है। तो इस टाइप के वर्ड वन आउट के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो एक वर्ड है जो बाकी के वर्ड से रिलेटेड नहीं है वो कौन सा है। तो उसमें आपको देख के उसको बताना है। और इसमें रीजनिंग और मैथ का पेपर आप हिंदी में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा अगर समझ में नहीं आता तो उस टाइम पे आप हिंदी का ऑप्शन चूज़ करके देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसी प्रकार से रीजनिंग में एक और जैसे वर्ड ये जो फिगर्स वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि जो फिगर है इसमें जो फर्स्ट जो फिगर है उसमें चप्पू दिखाया गया है। तो ये किसको चलाने के लिए काम में आता है, वो नेक्स्ट है कि ये नाव को चलाने का काम में आता है। इसी प्रकार से सेकंड जो स्टेयरिंग है वो किसको चलाने के काम में तो आपको ये देखना है कि ये ऑप्शन डी है, ये जो स्टेयरिंग है वो कार को चलाने के काम में आता है। तो इस टाइप के सिंपल फिगर वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। तो मैथ्स में आपको जो सिंपल कैलकुलेशन है वो दी जा सकती है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं 9,98,711 माइनस 362 माइनस 74,563 माइनस 8,526 माइनस 66,156। तो ये सिंपल माइनस है। तो आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो नॉर्मल उसके लिए आपको रफ पेपर वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसमें आप नॉर्मल अपना कैलकुलेशन करके और इसमें आंसर मिला सकते हैं। तो अगर आपका आंसर इसमें अगर आप ठीक से कैलकुलेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें आंसर दिख जाएगा, आप उसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं दोस्तों। इसमें जैसे कि आप सब जानते हैं जो बोर्ड मास का जो फार्मूला है कि पहले ब्रैकेट हटता है, उसके बाद में ऑफ हटता है, उसके बाद में जो डिवीजन होता है यानी कि भाग होता है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा होता है, उसके बाद में जोड़ होता है एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस होता है। तो उस फॉर्मूले का उपयोग करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जैसे अगर आपने पहले अगर गुणा कर दिया है तो आपका हो सकता है आंसर आपको ना मिले। तो इसलिए आपको पहले इसमें भाग करना है, क्योंकि बॉडमस के हिसाब से पहले डिवीजन होगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर आप इसमें पहले भाग करेंगे और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आपको परसेंटेज पूछी जा सकती है कि जैसे इसमें पूछा गया है 85.05% ऑफ 2102, यानी 2102 का 85.05% क्या होगा। तो दोस्तों कई बार इसमें जैसे होता है कि आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, बट उससे जो नज़दीकी आंसर है वो आपको लेना है। अगर इसमें नन ऑफ द अबव नहीं दिया है, जैसे इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं तो 5 में से अगर आपका कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपका ऊपर लिखा रहता है कि जो इसमें सबसे करीबी आंसर है वो बताइए। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो सबसे करीबी आंसर होगा वही आपको इसमें टिक करना है। नेक्स्ट है इसमें कि ये भी वो सिंपल कैलकुलेशन है बोर्ड मास कि पहले इसमें जो भाग किया जाएगा, डिवीजन किया जाएगा, और जो भी आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इन सब के जो कुछ एक पीडीएफ है वो मैं लिंक में डाल दूंगा, ताकि आप उसका इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर सकें। तो जितने भी रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ के जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे। तो आप उनको डाउनलोड करके उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो छोटे क्वेश्चन जैसे कि किसी टाउन का पॉपुलेशन 1,98,000 है, वो 7% पहले साल में बढ़ा है और 5% दूसरे साल में कम हुआ है। तो जो दूसरे साल के बाद जो टाउन का पॉपुलेशन होगा वो कितना होगा। तो इसमें आपको टोटल 1,98,000 का 7% निकालना है, और 7% निकाल के उसको 1,98,000 में प्लस करना है, क्योंकि वो उतना बड़ा है। और जितना भी आंसर आए फिर उसका आपको 5% निकालना है, और 5% निकाल के उसमें से जो टोटल आया आपको उसमें से माइनस कर देना है। तो अगर आप ऐसा निकालेंगे तो आपका जो आंसर है ऑप्शन टू जो 2,01,267 ये आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको इसमें और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी जो पीडीएफ है मैं नीचे इसमें लिंक में दे दिया है, तो आप उसको डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो आगे भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर कुछ मेरे को मटेरियल मिलेगा तो मैं इसमें डालता रहूँगा। तो आप चैनल के साथ बने रहें और कंटिन्यू वॉच करते रहें चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियोज़ मैं और बनाऊँ और वो आपको आपके मोबाइल हैंडसेट तक मिले और सैनिकों से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिले, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिनको कि इस जॉब की ज़रूरत है या जो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, और जो कि आपके जो दोस्त हैं या जो भी आपके जानने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।